नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली वतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। पटना में AQI दूसरे दिन भी खतरनाक स्तर पर है। पटना में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 407 तक पहुंच गया है। कल से आज तक AQI में सुधार नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर में AQI का स्तर 381 के पार पहुंच गया है, जबकि गया में भी AQI का खतरनाक स्तर अब भी 350 के पार बना हुआ है। आपको बता दें कि लगातार पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर जो है वो खतरनाक स्तर पर है। पटना में 400 के आंकड़े को पार कर गया है AQI स्तर। और जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई थी और उसके बाद प्रदूषण पर किस तरीके से लगाम लगाई जा सके, इसको लेकर कई अहम फैसले लिए थे, लेकिन अब भी पटना में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पटना में AQI का स्तर आज 407 तक पहुंच गया, यानी कि 400 के आंकड़े को अब पार करने लगा है। खतरनाक स्थिति में है। मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 पर ही बना हुआ है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहां भी स्थिति काफी भयावह है। गया में 227 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है, जो बहुत ज्यादा है, यानी कि खतरा गया में भी बरकरार है। दरभंगा में हालांकि सावधानी की जरूरत है, लेकिन पटना, मुजफ्फरपुर और गया की तुलना में कम है। दरभंगा में AQI का स्तर, सीतामढ़ी में भी AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है वो 182 पर पहुंच चुका है। भागलपुर में 168 है AQI स्तर। हालांकि ये दूसरे बिहार के बड़े शहरों से कम जरूर है, लेकिन यहां भी सावधानी की जरूरत है। और हमारे साथ अशोक घोष जी जुड़े हुए हैं, जो चेयरमैन है बिहार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के। अशोक घोष जी, आपसे जानेंगे, लगातार पटना में आपकी कोशिशें हो रही हैं कम करने की, लेकिन अब एयर क्वालिटी इंडेक्स 407 पहुंच चुका है, यानी कि 400 के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। ऐसे में कैसे लगाम लगेगी प्रदूषण पर? ये फैक्ट है कि दीपावली के दिन के बाद और छठ के बाद जो वायु प्रदूषण है वो काफी खराब स्थिति में है, और उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। कल भी चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में उन्होंने प्रिसाइड किया था। मीटिंग में बहुत सारे कड़े फैसले लिए गए हैं जिससे कि इसको कंट्रोल किया जा सके, जिसमें प्रमुख है एक तो 15 साल से पुराने जो भी वाहन है जी, कमर्शियल वाहन या सरकारी वाहन, उन पर इमीडिएट बैन होगा, पहला। और दूसरा ये भी है इम्पोर्टेंट डिसीजन कल का कि जो प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं, अगर वो 15 साल से पुराने हैं तो उनको फिर से PUC लेना होगा, और अगर PUC में वो उनका उसको वो रोड से हटाना होगा। उसके बाद ये भी निर्णय किया गया है कि जो रोड साइड का पेवमेंट है जिससे धूली बहुत होता है जी, उसको पक्का किया जाएगा, और जहां भी स्कोप होगा प्लांटेशन का वो भी लगाया जाएगा। और कल से आज हो सकता है दोपहर से शुरू हो जाए जी, कल से हो पाए। रोडों पर जो मेन रोड है, इस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, उस पर पानी का छिड़काव भी होगा। तो इन चीजों से ये सारे जो स्टेप्स है वो हम लोग का एक्शन प्लान का एक पार्ट था जी, उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं तेजी से। और चूंकि चीफ मिनिस्टर ने प्रिसाइड किया था और सारे डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी मौजूद थे जी, तो ये डिसीजन कारगर होगा, और हम लोग को उम्मीद है कि कमिंग समय में काफी सुधार होगा। हम लोग लगे हुए हैं इसके लिए। चलिए अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी उम्मीद करते हैं कि बिहार में प्रदूषण का जो स्तर है वो सुधरेगा, क्योंकि पटना में लगातार भयावह स्थिति होती जा रही है प्रदूषण को लेकर। और अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि हालात काफी खतरनाक हैं। अगर बात करें प्रदूषण के दौरान सावधानी बरतने की, तो हम आपको बता दें कि आप घर से बाहर बच्चों को लेकर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि 407 के करीब पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि स्थिति बिहार के पटना में सबसे ज्यादा खराब है। इस दौरान अपने बच्चों को घर से बाहर लेकर ना निकलें, घर की खिड़कियों को बंद करके रखें, घर की खिड़कियां
ना खोलें। धूप निकलने पर पंखा चलाकर ही खिड़कियां खोलें ताकि घर के अंदर जो दूषित हवा है वो बाहर निकल सके। बच्चों और बुजुर्गों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं। ये तमाम सावधानी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बरतनी बहुत जरूरी है। बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं और इस दौरान जो हालात अभी हैं, मॉर्निंग वॉक या पार्क में जाने से बचें। अस्थमा के मरीज इनहेलर लेकर निकलें क्योंकि अस्थमा का अटैक आ सकता है। जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उस दौरान ये तमाम सावधानियां बरतें। घर में झाड़ू न लगाएं क्योंकि झाड़ू से घर के अंदर धूल ज्यादा उड़ेगा। उसकी जगह पर आप गीला पोछा लगाएं और खाने पीने में विटामिन सी और विटामिन ई को शामिल करें। और वहीं प्रदूषण से पार पाने के लिए बिहार में 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं चलेंगी, जबकि प्राइवेट गाड़ियों को जांच के बाद ही चलाने की इजाजत मिलेगी। प्रदूषण रोकने के लिए हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया। प्रदूषण ने लोगों को परेशान किया। पटना देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ तो सरकार की नींद खुली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की और निर्णय लिया कि 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर पूरे बिहार में प्रतिबंध होगा। पटना में नहीं चलेंगी 15 साल पुरानी व्यावसायिक गाड़ियां। निजी गाड़ियों की फिर से करानी होगी जांच। मंगलवार से प्रदेश में होगी सघन प्रदूषण जांच। ट्रकों पर धूल वाले सामान को ढकना जरूरी। बिना ढके नहीं चलेगी नगर निगम की कचरा गाड़ी। सभी निर्माण कार्य को कवर करना जरूरी। पहला निर्णय है कि 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को चलाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सरकारी गाड़ियों के बारे में जो 15 साल से पुरानी है, चाहे वो निगमों की सरकारी निगम भी हो, उसके भी गाड़ी भी जो होंगी, पूरे राज्य में यह प्रतिबंध लगाया जा रहा है। 15 साल से पुरानी जो व्यावसायिक वाहन है, जो कमर्शियल वाहन है, उनको भी प्रतिबंधित किया जा रहा है, मगर वह पटना एवं उसका आसपास के क्षेत्रों के लिए होगा। ये सारे निर्णय 7 नवंबर से लागू हो जाएंगे। इस नियम के सही तरीके से लागू होने से प्रदूषण लेवल कम होगा, लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं। फिलहाल तो हालात ये हैं कि पटना सहित मुजफ्फरपुर और गया का प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर को पार कर गया है, जो चिंताजनक है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और गया की भी हवा खराब है। नगर निगम खुले में कचरा जलाता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। यहां खुले में कचरा सालों से जल रहा है और किसी का इस ओर ध्यान नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण से 25 से 30 हजार की आबादी सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। पहले कूड़ा गिरता था, बीच में बंद हो गया था, इसी गंदगी के चलते बंद किया गया था, लेकिन फिर नगर निगम को कहीं जगह नहीं मिला। सबसे आसान जगह देखा, आदमी को विरोध नहीं देखा, यहाँ गिराना चालू कर दिया। साल 2 साल तो ठीक रहा, अब जब कूड़ा बढ़ने लगा इसमें नगर निगम खुद आग लगाता है और इसका धुआं से अभी ये आलम है कि यहाँ करीब 25-30 हजार लोग दूरबस स्थिति में जीने की स्थिति में है। भागलपुर शहर भी प्रदूषण की जद में है। दीपावली के बाद भागलपुर के प्रदूषण के स्तर में 20% का इजाफा हुआ है। भागलपुर में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और कचरा जलाने के कारण प्रदूषण बढ़ा है। भागलपुर विधायक ने इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। स्मार्ट सिटी तो है, लेकिन बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस यहाँ नहीं है, इसमें किसी प्रशासन का देख नहीं है। आप ये देखिए पॉल्यूशन क्यों खराब हो रहा है। हवा का ये जो जहरीली हवा की बात हो रही है, जगह जगह पर कचरे रखे रहते हैं, उससे जो महक आता है वो तो आखिर आपके हवा में ही जा रहा है। तो यहाँ पर नगर निगम पूरा कोलैप्स है सिस्टम। सफाई बिल्कुल शहर का नहीं है, धूले पड़े हैं, कचरे पड़े, उसे हो रहा है। पूर्णिया में भी हवा जहरीली हो गई है। यहां भी नगर निगम खुले में कचरा जला रहा है जिससे हवा प्रदूषित हो गई है। कि घोषणाएं होती है लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाती है।
आज प्रधानमंत्री जी चिंता व्यक्त करते हैं स्वच्छ भारत। 4 घरों का कचरा निकालकर यदि 4000 आदमी के जीवन को प्रदूषित कर दिया जाए तो वह कैसा स्वच्छता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसा स्वच्छता का हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब बात आधुनिक होते खादी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में देश के सबसे बड़े खादी मॉल का उद्घाटन किया। इसमें राज्य की खादी संस्थाओं में बने कपड़ों की बिक्री होगी। 3 मंजिला मॉल में हर पीढ़ी का ख्याल रखा गया है। मॉल में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। साथ ही यहां कपड़ा सिलाने की भी सुविधा दी गई है। खादी ग्रामोद्योग से जुड़े जितने संस्थान के हैंडमेड सामानों को भी जगह दी गई है, जिसमें शिल्पकारी और मधुबनी पेंटिंग भी शामिल है। मॉल में सुरक्षा के लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। व्यक्ति के द्वारा, लोगों के द्वारा कोई चीज तैयार किया जाता है तो उसको सब, और उसकी क्वालिटी भी खूब अच्छी है, तो मेरी समझ से ये काफ़ी लोकप्रिय होगा। बहुत लोग इसमें आएंगे और अपने आप में ये एक तरह से कहिएगा कि खास मॉल है। नाम तो इसका खादी मॉल है और इसके साथ इसके पीछे और कुछ बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें कि बाद में हैंडलूम वगैरह को भी उसी तरह से प्रमोट किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। देश का सबसे बड़ा मॉल जो बिहार में बना है, यानी कि खादी मॉल जो बिहार में बना है, इसे लेकर बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि इस खादी मॉल का निर्माण का मकसद बिहार में बुनकरों के हालात को सुधारने के साथ साथ खादी के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ाना भी है। मौजूद है बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक। श्याम जी, आज बिहार में देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला मॉल खुलने जा रहा है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? कंसेप्ट सीधा है कि जो हमारे बुनकर हैं, हमारे यहाँ जो हस्तकरघा पर काम करने वाले लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, और गांधी का जो सपना था कि उनके साथ ही उनकी आज़ादी ही देश की आज़ादी होगी, वो अभी तक अनभिज्ञ थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को बहुत ही सकारात्मक ढंग से लिया और इसको अपना एक मिशन बना करके काम करने का काम किया। आप देखेंगे कि बना हुआ है सबका काउंटर और सब यहाँ पर लेंगे, और ये एक नए ढंग से बना है। एकदम भारत का ये सबसे पहला मॉल है खादी मॉल, और भारत का सबसे बड़ा मॉल है खादी मॉल, जो अपने आप में एक अजूबा है। ये मॉल बाकी मॉल से कैसे अलग है? मान लीजिए बहुत सारे ऐसे दुकान है जहाँ पे खादी के उत्पाद मिलते हैं, तो ये बाकी से कैसे अलग है? ये हमारे इस मॉल में बुनकर के द्वारा शुद्ध खादी, जिसकी कल्पना परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी, उसको साकार करने का काम हम इस मॉल के द्वारा। इसमें छूट भी मिलने वाला है जो लोग आएंगे लेने? 20% छूट तो है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो आपको बता दें कि इस खादी मॉल में किस फ्लोर पर क्या कुछ है। 3 मंजिला दरअसल इस खादी मॉल को बनाया गया है। अगर आप इस मॉल पर जाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको साड़ी, सलवार सूट, लेडीज गारमेंट्स के तमाम जो सामान है वो मिलेंगे, यानी कि महिलाओं से जुड़े हुए परिधान आपको यहां पर मिलेंगे। फर्स्ट फ्लोर यानी कि प्रथम मंजिल पर जब जाते हैं आप, पहली मंजिल पर जाएंगे, यहां पर खादी फैब्रिक मिलेंगे, शर्ट खादी के मिलेंगे, कुर्ता पैजामा मिलेगा, बंडी मिलेगा और जेंट्स गारमेंट्स मिलेंगे, यानी कि पुरुषों के परिधान जो हैं वो आपको पहले मंजिल पर मिलेंगे। सेकंड फ्लोर यानी कि दूसरी मंजिल पर आप जाते हैं तो ग्रामोद्योग का सामान मिलेगा, साबुन, बॉडी लोशन, मिथिला पेंटिंग, और अगर आप तीसरे मंजिल पर जाते हैं तो शुद्ध देसी बिहारी व्यंजन और खादी सूती कपड़ों की बिक्री है। तो आपके लिए हर चीज यहां पर मौजूद है। और सामानों की कीमत की बात कर लेते हैं। अपने दर्शकों को कुछ सामानों की कीमत बता दें। अगर आप बंडी पहनने के शौकीन हैं खादी के, तो आप यहां पर जाइए। 1000 से 3000 रुपए तक आपको बंडी मिलेंगे। साड़ी भी उपलब्ध है जिनकी कीमत 1200 से 15,000 रुपए तक की है। दरअसल खादी के कपड़े काफी महंगे भी होते हैं क्योंकि ये हाथों से बुने जाते हैं। कुर्ता जो है वो 800 से 2000 रुपए तक होगा। ये कुर्ती की कीमत है, यानी कि लड़कियां जो हैं कुर्ती खरीद सकती हैं। और अगर आप कुर्ता पायजामा खादी के पहनने के शौकीन हैं तो 1000 से 1500 रुपए तक कुर्ता आपको उपलब्ध मिलेगा। धोती 450 से 1300 रुपए तक की है। वहीं शर्ट 900 से 1300 रुपए तक की है। पैंट भी आपको खादी की मिलेगी 1400 से 2500 रुपए तक। तसर सिल्क भी आपको यहां पर उपलब्ध है। 1200 से लेकर 6500 रुपए प्रति मीटर तक तसर सिल्क उपलब्ध है।
मटका सिल्क 600 से 1600 रुपए मीटर तक उपलब्ध है। कटिया सिल्क 1600 से 5000 रुपए मीटर तक उपलब्ध है। वहीं अगर खादी के वुलन कपड़े, दरअसल सर्दियों के मौसम आ रहे हैं, ऐसे में वुलन कपड़े भी यहां पर उपलब्ध हैं। 1500 से 2500 रुपए तक यहां पर उपलब्ध है। लेडीज सूट का कपड़ा जो है 900 से 3000 रुपए तक उपलब्ध है। और वहीं बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध हैं जो करीब 1000 से 1500 रुपए तक हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। बैठक में चिराग पासवान की पार्टी अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी हो सकती है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान को आज से पार्टी अध्यक्ष का जिम्मा मिल सकता है। बैठक में पार्टी की सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ सारे प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। जमुई के सांसद चिराग पासवान पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। बीते दिनों ही रामविलास ने भी चिराग को पार्टी की कमान सौंपने के साफ संकेत दे दिए थे। चिराग काफी पहले से पार्टी के अहम फैसलों में शामिल होते रहे हैं। या रेल में भी हैं तो लाखों लाख हमारे गरीब साथी थे, उन्होंने नौकरी देने। छपरा पैसेंजर ट्रेन में जीआरपी ने शराब तस्करी के एक नए हथकंडे का भंडाफोड़ किया है। शराब तस्करी का यह नया तरीका देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बिहार में शराब तस्करी का ये हथकंडा बिल्कुल नया है। 2 पैरों में शराब की कुल 11 बोतलें बंधी हुई हैं। 4 बोतलें जांघ पर और 7 बोतल घुटने के नीचे। ये शराब तस्कर भले ही इस हथकंडे के साथ पहली बार पकड़ा गया हो, लेकिन पुलिस को शक है कि इससे पहले भी ये कई बार बिहार में इसी तरीके से शराब की बोतलें पहुंचा चुका है। मामला सिवान रेलवे स्टेशन का है, जहां जीआरपी जवानों की नजर इस पर पड़ी तो उन्हें राजकुमार शाह नाम के इस शख्स पर शक हुआ। फिर जब इसकी तलाशी ली गई तो नजारा कुछ ऐसा था। राजकुमार शाह गोरखपुर छपरा पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहा था और शराब की ये खेप गोरखपुर से लेकर सिवान जा रहा था। करीब 3 साल पहले सऊदी अरब में भी इसी तरह का एक शराब तस्कर पकड़ा गया था, जिसके पास से अंग्रेजी शराब की 10 बोतलें बरामद हुई थी। बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है, तब से आए दिन शराब तस्करों के नए नए हथकंडे सामने आ रहे हैं और ये शराब तस्कर पुलिस को लगातार चुनौती देते रहते हैं। सिवान से मृत्युंजय, न्यूज़ 18। हाजीपुर में अपराधियों ने पेट्रोल पंप से 6 लाख रुपए लूट लिए। घटना औद्योगिक थाना के चौरसिया चौक के पास की है, जहां देर रात हथियारबंद अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर 6 लाख कैश लूटकर फरार हो गए। हालांकि इस दौरान अपराधियों की करतूत पेट्रोल पंप परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह 2 की संख्या में आए अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर सोए पंप कर्मी को जगाया। उसके बाद उसे गन पॉइंट पर लेकर कैश काउंटर की ओर से ले गया, जहां गोली मारने की धमकी देकर कैश काउंटर को जबरन खुलवाया और उसमें रखे हुए कैश को लूट लिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस अब भी पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बिहार में इन दिनों लोगों की भीड़ गांव गली मोहल्ले में कम और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ज्यादा दिख रही है। वजह यह है कि लोग त्योहारों के बाद अपने काम पर लौटने की जल्दी में हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पटना की है। पहली तस्वीर पटना बस स्टैंड की है, जहां लोग बस में चढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। स्थानीय या आसपास के रहने वाले लोग बसों के जरिए जल्द से जल्द अपने मंजिल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर रेलवे स्टेशन की है, जहां सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। रेलवे के जरिए देश में दूर दराज काम करने वाले लोग अपने घर लौट रहे हैं, यानी कि जहां पर वो काम करते हैं वहां पर लौट रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर पटना एयरपोर्ट की है, जहां देश के साथ विदेशों से आए लोग अपने काम पर वापस लौट रहे हैं। और पटना रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा खराब हालात हैं। जब न्यूज़ 18 वहां पहुंची तो हालात जो हैं वो काफी भयावह दिखा। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर भीड़ बनी हुई है। छठ पर्व में बड़ी संख्या में जो लोग हैं दूसरे राज्यों से अपने प्रदेश में आते हैं, छठ मनाने के लिए आते हैं। छठ संपन्न हुआ और अब वापस से अपने कामकाज के लिए लोगों का लौटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और इसी क्रम में देख सकते हैं पटना जंक्शन पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आ रहे हैं और इसके बाद दूसरे राज्यों में जहां वो कामकाज करते हैं, जहां से उनका रोजगार चलता है, वहां वो वापसी करने को पटना आ रहे हैं। बड़ी ट्रेन में भीड़ देखने को मिल रही
रही है। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइए, ट्रेन में भीड़ भाड़ है? हाँ, भीड़ है सर, बहुत भीड़ है। जी जी, लटक के आ रहा आदमी लोग लटक के आ रहा है पूरा, बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है सर, बहुत भीड़ है। चलिए, तो बहुत भीड़ है, लोगों की संख्या जो है यात्रियों की अधिक है, क्योंकि बड़ी तादाद में, लाखों के तादाद में जो लोग हैं दूसरे प्रदेश से आते हैं बिहार में छठ मनाने, और छठ के बाद जो है वापस उन्हें अपने कामकाज के लिए अपने जगहों पे जाना है। और यही वजह है कि यहाँ पे यात्रियों का भी कहना है कि ट्रेन में काफ़ी भीड़ है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आपको बता दें कि आप न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क कीजिए या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बिहार की खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर। झारखंड की खबरों को देखने के लिए लॉगिन कीजिए news18jharkhand.com पर। नमस्कार।